हेलो बच्चों, मेरा नाम है आकांक्षा वर्मा। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 का चैप्टर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स कंप्लीट करने वाले हैं। तो रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है सांस का लेना, है ना। ब्रीथिंग एंड एक्सहेलिंग प्रोसेस जो होती है वो क्या होती है ऑर्गेनिजम्स में। तो बच्चों, सबसे पहले तो सवाल आपके मन में यही आना चाहिए कि सांस लेते ही क्यों हैं हम, है ना। तो और हम ही नहीं, हर जीव जंतु सांस लेता है, ठीक है। कुछ ही ऐसे होंगे जो सांस नहीं लेते हैं, उनके बारे में भी मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। तो आपके मन में जो भी आ रहा हो, आप सांस क्यों लेते हैं, है ना, तो आप मुझे कमेंट करके पहले बता दीजिए। इसके बाद हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, आई होप आप सभी ने मैसेज कर चुका होगा। नाउ ये हम देखते हैं इस पैराग्राफ में कि इस पैराग्राफ में क्या डिफाइन करता है। One day, Bozo was urgently waiting to meet his grandparents who were coming to the town after a year. He was in a real hurry as he wanted to receive them at the bus stop. तो मैंने इस पैरा को रीड करके समझ गई हूँ इस पे क्या लिखा हुआ है। तो ये पैरा सिर्फ आपको इतना बताना चाहता है बच्चों कि जो एक बूज़ो था, है ना, वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी में था, अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा मिलना चाहता था। उसको बहुत ज़्यादा उत्सुकता अपने पेरेंट्स से मिलने की, ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने की। तो क्या होता है कि वो उनके ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं बस स्टेशन पे, है ना, घूम के जहाँ पे भी आते हैं बस स्टेशन पे वो लेने जाता है। तो उतना उतावला होता है मिलने के लिए अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कि वो भागता भागता जाता है अपनी दादी से, अपने दादाजी से मिलने के लिए, बब्बा से, है ना। उसके बाद वो क्या इमेजिन करता है, मतलब उसकी दादी पूछती है, हिज ग्रैंड मदर आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज ब्रीथिंग सो फास्ट, कि वो इतना जल्दी जल्दी सांस क्यों लिया है, क्यों ले रहा है। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, जब आप दौड़ के आते हो, कोई एक्सरसाइज करके आते हो, तो आप बहुत जल्दी जल्दी सांस ले रहे होते हो, ऐसा क्यों। तो इसका आंसर मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। लेकिन इसके बाद जब दादी ने उसकी पूछा कि बेटा तुम इतना जल्दी जल्दी सांस क्यों ले रहे हो, देन क्या होता है, बूज़ो के मन में क्वेश्चंस आने लगते हैं। इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मतलब उनकी उसको समझ नहीं आता कि कौन सा आंसर ढूंढूं। तो फिर वो अपने टीचर के पास जाता है और ये चैप्टर पढ़ता है। देन उसको सारी आंसर के क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं उसको। तो उसका पहला क्वेश्चन था कि हम इतना तेज़ तेज़ क्यों सांस ले रहे थे और हम सांस ही क्यों ले रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन थे, जैसे द आंसर टू बोजो क्वेश्चन इन लाइज इन अंडरस्टैंडिंग वाई वी ब्रीथ, ब्रीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, है ना। तो उसके मन में ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं अब हम ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। पहला तो क्या बोलता है, व्हाई डू वी रेस्पायर। तो जो सांस होती है बच्चों, हम सांस लेते ही क्यों हैं, है ना। सबसे मेजर क्वेश्चन तो यही है, हम से सांस ही क्यों लेते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो सांस लेने का प्रोसेस है, वो सांस लेना हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हम अपने फूड को ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी अब्जॉर्व कर सकें। मतलब रेस्पिरेशन इज़ अ प्रोसेस टू ब्रेक डाउन फूड इनटू ग्लूकोज, ताकि हम उससे एनर्जी ले सकें। और फिर बुक क्या कहती है, इन चैप्टर सेकंड यू लर्न दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो हम पहले के चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किसकी उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, सेल होती है। मतलब कोई भी ऑर्गेनिजम्स होगा वो सेल्स के मिलकर ही बना होता है। जैसे कोई भी मैटर होता है वो एटम से मिलकर बना होता है, कोई, है ना, वैसे ही बोल दिया गया है। एंड देन क्या बोल रहा है, अ सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे मैंने बता दी, सबसे स्मॉलेस्ट फंक्शन यूनिट होती है, ठीक है। इधर पे से क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ अ ऑर्गेनिज्म। तो आप आंसर देंगे सेल। फिर क्या कहता है, ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सर्टेन फंक्शन सच एज न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। तो ये भी, तो ये इस लाइन पे क्या कह रहा है कि हर एक सेल जो होता है वो अपना, अब उसका हर एक सेल का कुछ काम होता है और वही काम करता है ना। ऐसे ही तो नहीं कोई भी सेल होगी जो अपने बॉडी पे होगी और जिसका वेस्ट होगा, है ना, यूज़ नहीं होगा जिसका। बेटा ऐसे भी कुछ सेल्स होती हैं, जैसे म्यूल हो गया, है ना, तिल हो गया, इन सेल्स का डेड सेल्स होते हैं ये, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन, ये चारों प्रोसेस होती है बच्चों, जो जो कि, है ना, ह्यूमन बॉडी के अंदर होती है। न्यूट्रिशंस मतलब खाने से न्यूट्रिशंस एब्जॉर्व करना, ट्रांसपोर्टेशन ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन करना, है ना। ये सारे जो होते हैं सेल्स से ही करते हैं, और सेल से मिलकर टिश्यू बने होते हैं और टिश्यू से मिलकर ऑर्गन्स बने होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं हमारी बॉडी के अंदर जो अलग अलग, जिनके लिए बटा हुआ है हर एक काम सेल्स के लिए। टू परफॉर्म दिस फंक्शंस द सेल्स नीड्स एनर्जी। तो इन सब एनर्जी तो चाहिए ना, इन सब
ट्रांसपोर्ट करने के लिए, न्यूट्रिशन करने के लिए, एक्सक्रीशन करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए सेल्स को क्या चाहिए? एनर्जी। तो वो एनर्जी कहाँ से पाएगा? तो वो एनर्जी कहाँ से पाएगा? जब वो फूड को ब्रेक डाउन करेगा। इवन व्हेन वी आर ईटिंग, स्लीपिंग और रीडिंग वी रिक्वायर्ड एनर्जी। ये बात बिल्कुल सच है, हम लोग को एनर्जी चाहिए। जब हम सो रहे होते हैं, जब हम जाग रहे होते हैं, हर चीज़ में एनर्जी वेस्ट होती है ना। तो इन सब कहाँ गया? वी नीड एनर्जी एंड ओके, वी गॉट इट। बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम? तो ये एनर्जी आती कहाँ से है? कैन यू से वाई आर पेरेंट्स इंसाइट दैट यू शुड ईट रेगुलरली, है ना, इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली। तो आपके पेरेंट्स क्यों इतना प्रेफर करते हैं कि आप डेली खाना खाओ, सजेस्ट करते हैं खाना खाओ, खाना खाओ, है ना? तो वो इसीलिए करते हैं ताकि आपकी बॉडी वो एनर्जी स्टोर करके रख सके। फिर क्या होता है? द फूड हैज़ स्टोर्ड एनर्जी विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो देखो, जो फूड होता है वो फूड के पास एनर्जी होती है, और जो जो एनर्जी यूज़ होती है रेस्पिरेशन पे, मतलब कि सांस लेने में। इवन सांस लेने में भी एनर्जी का यूज़ है। उसके उस सांस लेने के बाद भी, मतलब कि ये बताना चाहती हूँ मैं आपको कि देखिए, जो आप सांस ले रहे हैं किसके लिए? एनर्जी के लिए। वो सांस भी ले रहे हैं तो आप एनर्जी से ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये वो एक आइटम्स नहीं होता, मुर्गी हुआ कि पहले अंडा, है ना, वैसे यही है कि पहले सांस लिया कि पहले एनर्जी बनी। तो वो सब एक अलग मैटर है। तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं फिलहाल, है ना। Therefore, all living organism respire to get energy from food। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एनर्जी चाहिए होती है। इस एनर्जी मतलब एनर्जी के लिए सांस लेते हैं। ड्यूरिंग ब्रीथिंग वी ब्रीथ एयर। तो ब्रीथिंग का क्या होता है? ब्रीथिंग मतलब सांस लेना, और एक्सेलिंग मतलब सांस छोड़ना। तो ब्रीथिंग में क्या होता है? यहाँ इस पैरा पे यहाँ पे सिर्फ यही दिया गया है कि ब्रीथिंग के टाइम पे हम एयर इन करते हैं, अपने लंग्स में एयर भर लेते हैं, और फिर जो एयर होती है वो एयर होती है, एयर भर लेते हैं, और फिर जब ब्रीथ आउट करते हैं, यू नो दैट कंटेन्स ऑक्सीजन। तो ये सब तो आप तो जानते ही होंगे, ऑक्सीजन एक्सेल करते हैं। एक पहली बात मैं आपको बता दूं, हम सिर्फ ऑक्सीजन एक्सेल नहीं करते हैं, बहुत सारी गैसेस होती हैं जो हम लेते हैं, लेकिन एक्सेप्ट सिर्फ ऑक्सीजन करते हैं, बाकी गैसेस को हम वापस रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है, बाकी एक्सेल कर देते हैं। वी ब्रीथ बोथ एयर रिच इन द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। फिर ब्रीथ आउट हम वही आउट कर देते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड आउट कर देते हैं, और जितनी भी हेल्पफुल गैसेस होती हैं, वैसे तो सिर्फ ऑक्सीजन ही हम लोग इंटर करते हैं, बाकी सारी गैसेस बाहर जाती हैं, लेकिन एक गैसेस को हम नाम दे देते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड। द एयर वी ब्रीथ इन द ट्रांसपोर्टेशन इज द ट्रांसपोर्टेशन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, अल्टीमेटली टू ईच सेल्स, है ना। तो फिर क्या बोल रहे था ये पैरा कि जब हम लोग इन कर लिए एयर, तो ये एयर जो होती है सभी पार्ट ऑफ द बॉडी में चली जाती है, ताकि वो एनर्जी ब्रेक डाउन कर, मतलब फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। एंड देन क्या बोल रहा है? हेल्प्स टू ब्रेक डाउन फूड। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। बच्चों, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हम क्या इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि पूछ सकता है आपको पेपर में। तो आप पेन कॉपी लेके बैठिएगा, और जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोल रही हूँ उसको लिखते चलिएगा, डेफिनेशंस वगैरह लिखते चलिएगा। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विथ रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन जो ब्रेक डाउन का, जो फूड का ब्रेक डाउन की प्रोसेस होती है उसे सेलुलर रेस्पिरेशन कह देते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल ऑफ द ऑल ऑर्गेनिज्म। तो ये जो प्रोसेस होती है सभी सेल्स में होते हैं, सभी ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। इन द cell, the food glucose is broken down into carbon dioxide and water using oxygen। सिंपल सी बात है। फिर ग्लूकोज जो होता है क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है किस पे? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। और ऑक्सीजन किसके? यूज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मदद से जो ग्लूकोज होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में ब्रेक डाउन हो जाता है। व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज ऑकर्स विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड एरोबिक एस्पिरेशन। जब यूज होता है ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करने में, जब यूज होता है किसकी? ऑक्सीजन का, तब उस प्रोसेस को कह देते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन मीन्स एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये बेटा, ये दोनों ही जो टॉपिक, दोनों ही जो डेफिनेशन मैं बता रही हूँ इनको लिखते चलिए। एरोबिक रेस्पिरेशन में मेन आप लिखेंगे क्या है? जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पे जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में, है ना, तो क्या बन जाती है वो? एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लिख के रखिए, इसकी डेफिनेशन।
एंड देन आगे बढ़ते हैं। फूड कैन ऑल्सो बी ब्रेक डाउन विदाउट यूजिंग, सेम चीज़, अगर फूड फूड देखिए फूड किसके प्रकार से भी ब्रेक डाउन हो सकता है, या तो ऑक्सीजन के उससे भी ब्रेक डाउन हो सकता है, और ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी, ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन एक एग्जाम्पल है कि जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है, किसी ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन पे नहीं करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, तो क्या होता है कि फूड उनका कैसे कैसे ब्रेक डाउन होता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन से, मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो सिंपल यहाँ पे यही कहते हैं, फूड कैन बी ऑल्सो ब्रेक डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड एरोबिक anaerobic respiration। ज़्यादा नहीं है, aerobic means oxygen and anaerobic means absence of oxygen। respiration break down the food releases energy। तो ये जो एनर्जी बनेगी कैसी, ग्लूकोज एट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा, ये लिखना जरूरी है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बाकी दोनों की इक्वेशन दोनों सेम रहेगी, ये इक्वेशन है ना, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें अल्कोहल बनेगा। ठीक है, फिर क्या होता है कि ये रिएक्शन हो गई, ये रिएक्शन आप लिख दीजिएगा बढ़िया से। फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी हम ले लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देंगे, और वाटर हमारे यूज़ पे आ जाएगा, या तो बॉडी को चाहिए होगा तो यूज़ पे आ जाएगा, या फिर यूरिन बन जाएगा उसका। एंड देन क्या होता है, यू शुड नो दैट देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स सच एज यीस्ट दैट कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नाम आया बच्चों, यहाँ पे देखिए क्या है, यीस्ट जो होती है बहुत ही मेजर, मतलब यहाँ पे सर्वाइव, देखिए मैं आपको क्लियर करती हूँ। तो ऐसे जीव जैसे जो यीस्ट होती है ना बच्चों, तो ये ऐसे सर्वाइव कर जाती है बिना ऑक्सीजन के भी। ठीक है, तो ये एक चीज़ और मैं बता दूं, जो यीस्ट होती है ना, इसी से ही हमारा अल्कोहल और जो मतलब बियर वगैरह होते हैं ना, इसी के यूज़ से बनते हैं, ईस्ट से। तो सोचिए आप लोग कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी कितना यूज़फुल होता है, मतलब ये सारी चीज़ें बनाने के लिए ऑर्गेनिजम्स में, है ना। फिर क्या होता है, तो अगर क्वेश्चन आता है आप लोगों को कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पे फूड ब्रेक डाउन करते हैं, तो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा यीस्ट, तो आप यीस्ट ही टिक कीजिएगा, इसमें आपका पक्का 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। एंड देन क्या बोल रहा है, दे आर कॉल्ड एनारोब्स। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाते हैं, एनारोब्स, जो कि फूड का ब्रेक डाउन करते हैं लेकिन विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना। फिर क्या हो गया, दे गेट एनर्जी थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये एनर्जी पाते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन से। एनारोबिक रेस्पिरेशन अभी मैंने बताया कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड देन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज गिवन बेलो। तो जैसे मैंने पहले बता दिया था, इसके जगह कार्बन डाइऑक्साइड के जगह में ऑक्सीजन अल्कोहल हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी है ही, यस ऑल राइट, मतलब एक चीज़ और ज़्यादा कर रहा है, ऑक्सीजन कर रहा है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड है, अल्कोहल कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एनर्जी नहीं है। एनर्जी तो बनेगी ना, क्या बोल रही हूँ मैं। ओके, क्या हो रहा है, जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी बनेगी। एनर्जी तो बननी ही है भाई, एनर्जी तो ही निकाल रहे हैं हम लोग रेस्पिरेशन करके। ठीक है, अच्छे से ये दोनों रट लीजिएगा, एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये रेस्पिरेशन 2 टाइप्स की होती हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गई। एनारोब्स क्या होती हैं, जो कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि विदाउट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पे भी जीते हैं, और एरोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक रेस्पिरेशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एंड देन क्या होता है, फिर ईस्ट आर, देखिए ये वही है पैरा, ये वही बॉक्स है जो मैं बताई थी आपको, बियर एंड वाइन की। ईस्ट आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, पहली बात तो ये सिंगल सेल्ड, मल्टी सेल्ड, ये शायद आपने पढ़ी होगी छोटी क्लासों में। तो जो यीस्ट होती है वो सिंगल सेल्ड होती है, उसमें एक ही सेल होती है ना। फिर क्या होती है कि दे रेस्पायर एनारोबिकली एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यील्ड अल्कोहल, तो अल्कोहल प्रोड्यूस करती है, लोग अल्कोहल बनाते हैं, एनारोबिकली रेस्पिरेशन करते हैं। दे आर देयरफॉर यूज्ड टू मेक वाइन एंड बियर। तो ये किस चीज़ में यूज़ होते हैं, यीस्ट वाइन और बियर के बनाने में। मैं आपको इमेज दिखा देती हूँ यीस्ट की, ये देखिए, तो ये यीस्ट है और ये बैक्टीरिया है ना, अच्छे से देख लीजिए आप लोग। सोचिए ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कैसे चलता होगा। तो आई होप आप लोगों ने अच्छे से देख लिया होगा यीस्ट। उसके बाद क्या है, आर मसल सेल्स कैन ऑल्सो रेस्पायर एनारोबिकली। तो मसल जो होती है ना बच्चों हमारी, वो भी एनारोबिकली मीन्स एट द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो भी ब्रीथ करती है। ठीक है,
वो भी सांस लेती है। एंड देन देखते हैं बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, बट छोटे टाइम के लिए। अब यहाँ पे ना ये जो पैराग्राफ ना आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है। अगर आप बायो को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं तो इसमें क्या होगा कि चलिए मैं आपको सस्पेंस में रखती हूँ, इसको पढ़ के बताती हूँ क्या होगा। व्हेन देयर इज़ अ टेम्प्रेरी डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, क्या होगा जब आपके पास आपके मसल्स में टेम्प्रेरी डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी किसी चीज़ की, है ना। जब थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन की कमी आएगी किस पे, आपके मसल्स में, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, जब आप बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज कर चुके होंगे, फास्ट रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग फॉर मैनी आवर्स और हैवी वेट लिफ्टिंग, द डिमांड फॉर एनर्जी इज़ हाई। तो ये बात तो बहुत ही ईजी है, आप लोग जानते होंगे। जब आप साइकिलिंग, जैसे मैंने पहले ही बता दिया था, पहले ही पेज पे मैंने आपको बता दिया था, पहले ही पेपर में, पहले ही पेज में, कि जब आप ब्रीथ कर रहे होंगे, जब आप दौड़ रहे होंगे, जब आप साइकिलिंग कर रहे होते, तब ना थोड़ी देर के लिए आप सांस लेना भूल जाते हैं। तब जब आप रुकते हैं तब आप जल्दी जल्दी ब्रीथ करते हैं, जल्दी जल्दी ब्रीथ करते हैं। तो उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा नीड होती है एनर्जी की, ऑक्सीजन की, है ना। तो फिर क्या होता है ड्यूरिंग, ये हो गया था अपना, एंड देन वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर, द डिमांड ऑफ स्टार्ट, दिस इज ऑल्सो डन, बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज लिमिटेड। ये भी बात सही है, जैसे मैंने आपको बोल दिया, वहाँ पे ऑक्सीजन की जो डिलीवरी होती है, प्रोड्यूस करना, वो तो लिमिटेड ही रहेगी जितना आप नॉर्मल करेंगे। लेकिन जब हाई स्पीड आप वर्क ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, तो ऑक्सीजन ज़्यादा लेगा। देन anaerobic respiration takes place in the muscle cells to fulfill the demand of energy। देखिए यहाँ पे वो anaerobic respiration आ जाता है, किस लिए आता है, ताकि फुलफिल कर सके आपकी डिमांड ऑफ एनर्जी की। आपको एनर्जी की ज़रूरत है, आप बीमार हैं, आपको एनर्जी की ज़रूरत है। अगर आपको ग्लूकोज नहीं लगेगा तो क्या होगी, आपकी बॉडी और वीक होती जाएगी, आप और बीमार होते जाएंगे। एंड देन क्या होता है, सेम सिमिलर सिचुएशन यहाँ पे भी, जब आप दौड़ के आ रहे होंगे तो आपकी डिफिशियंसी जो होती है ऑक्सीजन की बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो चाहिए होती है ऑक्सीजन, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। और नीड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, जिसके कारण आप थोड़ा थक जाते हैं। तो फिर वहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन काम होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। एंड देन क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, सॉरी, ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या करता है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब एनर्जी हमें मिलेगी और लैक्टिक एसिड यूज़ होगी कहीं और, देखते हैं। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनारोबिक रेस्पिरेशन में। ये यहाँ लैक्टिक एसिड आ जाती है। लैक्टिक एसिड कब होती है, जब डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, ठीक है। वो क्या बनती है, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। लैक्टिक एसिड एक एसिड है बच्चों, है ना। और मैं आपको लैक्टिक एसिड के बारे में और बताऊँ तो ये हमारी बॉडीज़ में होती है ना। और जब कुछ चोट वगैरह लग जाती है ना, तो वहाँ पे भी लैक्टिक एसिड आती है, ठीक है। ये रहा ड्यूरिंग एक्सरसाइज इन मसल। एंड देन फिर क्या है, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई यू गेट मसल क्रैम्प्स आफ्टर हैवी एक्सरसाइज। तो आपने कभी सोचा है कि हैवी एक्सरसाइज करने के बाद आपको मसल्स जो होती हैं थोड़ा थकावट भी फील होती है, और मतलब कभी कभी ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेंगे तो दर्द होता है ना, ये चोट भी लग सकती है। द क्रैम्प्स ऑकर्स व्हेन मसल्स कैन रेस्पायर एनारोबिकली। तो ये जो क्रैम्प्स है ये तब होते हैं जब मसल्स होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्रैम्प का मतलब है बच्चों यहाँ पे कि ऐठन तो गूगल पे आएगा, लेकिन जो यहाँ पे मीनिंग मैं बता रही हूँ आपको, थोड़ा डिफ़िकल्टी फील होना, मतलब स्ट्रेच बना लेना, जब आपकी थोड़ा तनाव बना लेना, है ना, वो यहाँ पे है। स्ट्रेचिंग करते हैं ना, तब जब एक्सरसाइज करेंगे तो स्ट्रेचिंग करते हैं, जब स्ट्रेचिंग करते हैं तो आपकी जो मसल्स होती हैं वो खिंचती हैं। तो खिंचती हैं जब नॉर्मली डेज पे आप करते हैं, जब नहीं करते होते हैं तब स्टार्टिंग में करते हैं तो वो बनाती है, तो उसका मतलब है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रही हैं। एंड देन द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। तो जो थोड़ा सा जो ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का यहाँ पे, उसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होती है। द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉज मसल क्रैम्प्स। जो लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है ना, वही क्या कराती है यहाँ पे, उसी के कारण क्रैम्प्स प्रोड्यूस होते हैं। वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स आफ्टर अ हॉट वाटर और बाथ और अ मसाज, है ना। तो ये नॉर्मल बात पर बोल दिया गया है कि जब हम मसाज वगैरह करा लेते हैं या फिर, तो वो लैक्टिक एसिड की वजह से वो लैक्टिक एसिड फिर फ्लोट, मतलब कि पूरे बराबर हो जाती है, जिसके कारण फिर हमारा जो है वो रिलीफ फील होता है बहुत। कैन यू गैस वाई इट इज़ सो। तो ऐसा सोच सकते हैं आप, ऐसा क्यों है ना। जब आप कुछ स्ट्रेचिंग वगैरह कर चुके होते हैं, कभी कभी क्या होता है कि स्वेलिंग भी आ जाती है, तो वहाँ पे मसाज वगैरह करते हैं, तेल वगैरह लगाते हैं ना, तो ठीक हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है ठीक, तो एक्चुअल पे यहाँ पे लैक्टिक एसिड का ही कमाल है ना। फिर क्या होती है कि हॉट वाटर, ये हो गया था सप्लाई, ओके, सो वी वर हॉट वाटर बाथ एंड यहाँ से एज अ रिजल्ट
सॉरी, यहाँ पे थे क्या हम लोग? ओके। एज अ रिजल्ट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल सेल्स इंक्रीजेस। तो क्या बोल रहा है? द इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट्स इन द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इसमें कुछ नहीं बोल दिया, बस यही बोल रहा है कि जब मसाज वगैरह होती है तो इसका रिजल्ट क्या आता है, कि इसका रिजल्ट आता है कि आपकी जो लैक्टिक एसिड होती है वो ब्रेक डाउन हो चुकी होती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, जिसके कारण फिर वो ईजी आपको जो क्रैम्प होता है वो रिड्यूस हो जाता है ना। इसमें क्या होता है कि जो सप्लाई होती है ऑक्सीजन की ना वो कम रहती है, तो मसाज करने से इंक्रीज हो जाती है, देन फिर सब कुछ इक्वल हो जाता है। फिर ब्रीथिंग, नेक्स्ट टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्रीथिंग। अभी बेटा आप लोग को इस चैप्टर से अगर कोई भी डाउट हो, मतलब आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इसी से नहीं और भी वीडियोस में आपको डाउट हो तो मैं आपको क्लियर कर सकती हूँ। और आप मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी इन माई इंस्टाग्राम अकाउंट। आई विल गिव डिस्क्रिप्शन में, मैं आपको लिंक वगैरह सबको सेंड कर दूँगी। एंड ब्रीथिंग स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा, मैं आप लोग को एक चीज़ और बता दूँ, मैं वीडियोस इतना कम इसलिए मतलब छोटी छोटी हो जाती हैं क्योंकि थोड़ा लॉन्ग वीडियोस होने के कारण ना आप लोगों को बोरियत फील होगी, इसलिए शॉर्ट करती हूँ। शॉर्ट करने की, एक शॉर्ट में भी करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन लॉन्ग होती है इसलिए मैं नहीं करती हूँ लॉन्ग। ठीक है, इसलिए मैं हाफ हाफ करके प्रेफर करती हूँ कि पसंद करते हैं देखना। और आपको कोई भी डाउट हो एक्टिविटी से रिलेटेड, किसी से भी रिलेटेड, तो आप लोग बता दें, मैं आपको कमेंट में बता दूँगी या फिर अलग से एक वीडियो ही प्रोड्यूस कर दूँगी। इसके बाद बच्चों ब्रीथिंग 10.1 एक्सरसाइज है, जो एक्टिविटी 10.1 है, तो इस पे ज़्यादा कुछ है नहीं बच्चों, सिर्फ इस पे ये कह दिया गया है, मैं आपको ऐसे हिंदी में बता दे रही हूँ बिकॉज थ्योरी बहुत ज़्यादा हो जाती है एंड देन मेरी वीडियो और भी लॉन्ग हो जाएगी। तो आपको छोटी वीडियो करने के लिए मैं आपको इसको डायरेक्ट समझा देती हूँ। इस पैरा में सिर्फ क्या करना है आपको कि सिर्फ शांत बैठना है एंड आपको अपनी नॉस्ट्रल्स बंद करनी है। नॉस्ट्रल्स मतलब आपकी जो नाक है ना, उसमें से सांस जो आपकी एयर है वो पास आउट या पास इन नहीं होनी चाहिए। आपको थोड़ी देर सांस अपनी रोक के रखना है। रोक के रखने के बाद आपको कुछ फील होगा कि सफोकेशन होगा आपको अंदर से, कि आपको अंदर से बहुत घबराहट होगी, मतलब अजीब सा लगेगा। वो जो फीलिंग होगी वो इसी के कारण होगी, एयर के कारण, मतलब जो आप ब्रीथिंग नहीं कर रहे हैं उसके कारण होगी। इसके कारण आप देख सकते हैं आप कितनी देर तक ब्रीथ आउट बिना ब्रीथिंग के रह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि ये दो ठो, ये एक ये इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। बेटा ये मैंने पहले ही नाम इसको ले चुका है, लेकिन इसमें फिर से ले रही हूँ। जो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, ये एक प्रोसेस होती है सांस लेने की, सांस छोड़ने की। सांस लेने की प्रोसेस को कह दिया इनहेलेशन, व्हेन एयर इज रिच इन द ऑक्सीजन, एंड एक्सहेलेशन इज द प्रोसेस व्हेन एयर इज रिच इन द कार्बन डाइऑक्साइड। मीन्स जब आप एक्सहेल कर रहे होंगे, मतलब जब आप सांस छोड़ रहे होंगे। इनहेलेशन जब आप सांस ले रहे होंगे जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा है। एक्सहेलेशन जब आप सांस छोड़ रहे होंगे जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या होगा कि ये एक्सहेलेशन और इनहेलेशन हो जाएंगे। तो मैं आपको इंग्लिश में बता देती हूँ। इंग्लिश में ब्रीथिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन द कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो सेम वही चीज़ बोल रहा है कि जो ब्रीथिंग होती है वो प्रोसेस होती है ऑक्सीजन लेने की, जो कि ऑक्सीजन में बहुत ज़्यादा रिच ऑक्सीजन होनी चाहिए, एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प्स इन द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। मतलब जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हेल्प करते हैं आपको ब्रीथ आउट ब्रीथ इन करने के लिए। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पे बेटा क्या क्या आती है आपकी, नॉस्ट्रल्स आ जाती हैं, ब्रोंकियाज आ जाते हैं, आपके लंग्स में भी आ जाते हैं लंग्स। तो आगे इसके बारे में बहुत अच्छे से डिफाइन है, वैसे मैंने डायग्राम पे देखा है। ये देखिए, ये आपका लंग्स हो गया है ना, ये लंग्स, ये ब्रोंकियाज, ये रिब्स होगी, एंड ट्रैकिया, फेनेक्सिन, ओवल कैविटी, नेसल पासेस, है ना, ये पूरा आ जाता है। अभी तो ये कुछ भी नहीं है बच्चों, आगे तो आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है ना। डायफ्राम, है ना। ठीक है, तो पहले अपन इसको कंप्लीट करते हैं। इसके बाद क्या बोल रहा है कि इनहेलेशन एक्सहेलेशन क्लियर हो गया। इनहेलेशन क्या होती है, जब आपके एयर रिच ऑक्सीजन में हो अब और आप सांस ले रहे हैं, उसे इनहेलेशन कह दिया। एक्सहेलेशन क्या हो गया, जब आप सांस छोड़ रहे होते हैं और सांस उस एयर में सबसे ज़्यादा क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, ऑल द टाइम थ्रू आउट द लाइफ इज ऑर्गेनिज्म। तो ये बेटा ये जो ब्रीथिंग होती है ना, ये पूरी लॉन्ग टर्म चलती है, जब तक आपके जीवन से लेके पूरे आपके मरने तक ही ये जो ब्रीथिंग होती है चलती रहती है। ये जब जब आप पैदा हो जाते हैं, जब आपका बर्थ हो जाता है, जब आप
मरने तक जाते हैं तब तक सांस चल रही होती है, इवन जब आप मर रहे होते हैं तब तक सांस चलती है। सोचिए कितनी अमेजिंग प्रोसेस। आप पूरे जीवन में कितनी बार सांस ले चुके होंगे। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट इट इज टर्म्ड एज द ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग रेटिंग ये भी एक टॉपिक है जो कि मेजर पूछा जाता है कि ब्रीथ रेट क्या होता है, ब्रीथिंग रेट क्या होता है। तो 1 मिनट में मीन 60 सेकेंड्स में आप अपनी सांस को ड्यूरिंग द ब्रीथिंग रिलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक्स प्लेस, मतलब आप 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं, द नंबर ऑफ टाइम्स पर्सन आर ब्रीथ है ना। 1 मिनट में आप कितनी बार सांस लेते हैं, उस टाइम को, उस रेट को, उस नंबर को क्या कह देते हैं, ब्रीथिंग रेट कह देते हैं। तो आप अपना भी फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे इस पैरा पे यही लिखा है वैसे। ड्यूरिंग ब्रीथिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक्स प्लेस अल्टरनेटली। अ ब्रीथ मीन्स 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन, मतलब ब्रीथिंग रेट में क्या होते हैं, सिर्फ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होते हैं, जो कि मैंने पहले भी चिल्ला चिल्ला के बता चुका आपको। इनहेलेशन मीन्स ऑक्सीजन के अंदर जाना, रिच ज़्यादा ऑक्सीजन हो उस एयर में। एक्सहेलेशन मतलब ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जब आप छोड़ रहे हो, तो ये इनहेलेशन एक्सहेलेशन हो जाता है। एंड देन क्या होता है कि एक बार इनहेल करने में और रोक के रखने, जितनी देर तक आप उसको अंदर तक रख सकते हैं और जितना आप बाहर फेंक सकते हैं ऑक्सीजन, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, उस पूरी प्रोसेस को एक बार इनहेल करना, एक बार एक्सहेल करना, उस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, ब्रीथिंग रेट। एक पूरी हो जाएगी। एंड देन क्या होती है, वुड यू लाइक टू फाइंड आउट, तो ये वही बोल रहा है, आप पसंद करेंगे कि अपनी ब्रीथिंग रेट फाइंड आउट करना, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसके लिए एक एक्टिविटी भी है, डू यू वांट टू नो वेदर इट इज़ कांस्टेंट और इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू, ठीक है। तो जो एक प्रोसेस भी होती है ना जो ब्रीथिंग रेटिंग की, कि आप कितनी देर तक सांस रोक सकते हैं, कितनी देर तक नहीं रोक सकते, तो उसके इस एक्टिविटी में भी वो ऐसे ही कुछ शो करना चाहता है, ठीक है। एक और मेजर मेजर टॉपिक बता रही थी कि जो आपकी सांस है, मतलब जो जैसे कि आपके पास ऑक्सीजन है, प्रॉपर मायने में ऑक्सीजन है, आपको डिफिशियंसी ऑक्सीजन नहीं है, तो उस टाइम पे क्या आप कम कम ब्रीथ कर रहे होंगे, मतलब कम सांस लेंगे कि ज़्यादा सांस लेंगे? नहीं बेटा, वैसे इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि आप नॉर्मल ही ब्रीथ करेंगे, चाहे आप मर रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। लेकिन जब आप एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होंगे तब वहाँ पे आपकी सांस थोड़ा ज़्यादा हो रही होगी। तो बच्चों इस एक्टिविटी में कुछ है नहीं, आपको जनरली क्या करना है कि आपको आपकी ब्रीथिंग काउंट करनी है। मतलब 1 मिनट में आप नॉर्मली पहले बैठ के ब्रीथ अपनी काउंट कर लीजिएगा, 1 मिनट में कितने एक्सेल, कितने इनहेल और कितने एक्सेल हो रहे हैं। उसके बाद जब आप रनिंग करके आएंगे तब आप 1 मिनट में अपनी ये काउंट कीजिएगा, अपनी ब्रीथ काउंट कीजिएगा, अपनी रेस्पिरेशन काउंट कीजिएगा। एंड देन अपनी फ्रेंड को भी बोलिएगा सेम प्रोसेस करने के लिए, सेम एक्टिविटीज़ में 2 लोगों की हेल्प लगेगी। तो फिर कंपेयर कीजिएगा एंड इस टेबल पे फिल अप कीजिएगा। इसके बाद जो कंपैरिजन होगा उसमें क्या फाइंड कर रहा होगा, उसमें इसके कारण आप पता चल जाएगा आपको इस एक्टिविटी के थ्रू कि आपको किस टाइम पे, मतलब देखिए जब आप कहाँ से बताया था, यहाँ से मैं आपको रीड करके बता देती हूँ। द फ्रॉम अबव एक्टिविटी यू मस्ट हैव रिलीज द वट एवर whenever a person needs extra activity he and she breathes faster, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये बोल रहा था कि जब आप दौड़ के आ रहे होंगे तब आप जल्दी जल्दी सांस ले रहे होंगे। इसका मतलब ये क्या था कि यहाँ पे आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए थी। ज़्यादा एनर्जी कहने का मतलब है कि अब आपको एनर्जी एनर्जी चाहिए, तो आप इसलिए ज़्यादा ब्रेक डाउन कर रहे होंगे। मतलब ज़्यादा सांस लेने का मतलब है आपकी फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी कंज्यूम करने का, हर एक सेल को एनर्जी पहुँचाना है, तो जल्दी जल्दी सांस तो लेना पड़ेगा। सांस इसलिए ले रहे हैं ताकि ऑक्सीजन आए, फूड को ब्रेक डाउन करें एंड देन एनर्जी ऑब्जर्व करें। तो ये रही पूरी कहानी। इसके बाद क्या होता है कि इसमें सिर्फ इतना ही दिया है बच्चों, ज़्यादा एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा वो नहीं है, बस इसके जो ये समझाना चाहता है वो समझिए आप, ठीक है। पेपर कहीं से भी कोई भी दे सकता है, आज के लेवल पे तो बहुत ही ज़्यादा टफनेस चल रही है। 7th क्लास से ही आप अगर अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं, अच्छे से पढ़ते रहिए, बस हो गया। एंड देन क्या बोल रहा है, सप्लाई टू आवर सेल्स, फिर अपने सारे सेल्स को सप्लाइड हो जाती है, ठीक है। देन इट्स स्पेंड्स देन इट क्या लिखा है, इट स्पीड्स अप द ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड मोर एनर्जी इज रिलीज्ड। तो इससे आप समझ चुके होंगे कि कैसे ब्रेक डाउन ऑफ एनर्जी होती है फूड का, एंड देन हमें मिलती है एनर्जी और उस एनर्जी को हम यूज़ करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब मैं ऐसे उंगली रख रही होती तो मुझे वो वर्ड दिख नहीं रहा होता है बच्चों, मैं ऐसे ही साइड से देख देख के कर रही होती हूँ रीड। हाउ डिफ़िकल्ट टू आप लोग को पढ़ाना। वेल चलो हम आगे बढ़ते हैं। When you feel dorsy, does your breathing rate slow down? Does your body receive sufficient oxygen?
तो कहने का मतलब सिर्फ़ इतना है कि जब आप लेज़ी हो रहे होते हैं, जब आप लेज़ी बहुत ज़्यादा मतलब आराम आराम होते हैं, आराम कर रहे होते हैं, खाना खाए हुए होते हैं, तब क्या आपकी जो जो साँस लेने की प्रोसेस होती है, वो स्लो होती है? मतलब वो जो टाइम होता है, वो बहुत स्लो हो जाता है ना? तो इसका आप मेरे को ऑक्सीजन मतलब इसका कमेंट करके बताइए इसका आंसर। कभी लेज़ी हुए हैं? ऑब्वियसली होंगे, इतना लेज़ी हैं आप लोग। वेल जो बच्चे नहीं हैं अपने ऊपर मत लीजिएगा।